हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली एनालिसिस ऑफ करंट अफेयर। दिस इज 18 जनवरी, वेडनेसडे का मॉड्यूल है। आप सब लोग तैयार होंगे, खुश होंगे, बिल्कुल अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी होंगे। दोस्तों, क्या आपने अभी तक के सभी मॉड्यूल देख लिए? क्या दोस्तों आपने हमारी इस कोर्स को ज्वाइन किया? क्या ये फ्री में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर और एज वेल एज ऑन आवर ऐप। दोस्तों, ऐप भी आ चुकी है, प्ले स्टोर के ऊपर है, कुछ दिनों में ऐप स्टोर पे भी आ जाएगी। सो यू विल डेफिनेटली गेट लॉट ऑफ एडवांटेज अबाउट योर प्रिपरेशन। पूरा पीडीएफ, पूरा वीडियो, जब भी आपको उसको एक्सेस करना है आप कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट आज के कुछ मजेदार से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दोस्तों, आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करेंगे जो दिसंबर महीने 2022 में नया इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था, उसके बारे में। एनजेएसी की जो डिबेट चल रही है, उस डिबेट के ऊपर हम अपडेट देंगे आपको। बड़ा मज़ेदार सा अपडेट है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। रिपब्लिक डे के नए चीफ गेस्ट है इस बार, ठीक है। इजिप्ट से आने वाले हैं, तो इजिप्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझ लेंगे साथ में। इंडिया का इजिप्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू हियर द मैटर अबाउट मैरिटल रेप, ठीक है। सो दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग पिटिशन, ठीक है, एंड वेरी चैलेंजिंग केस इन द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई डोंट हैव एनी ओपिनियन ऑन इट एज ऑफ नाउ, वेदर द सुप्रीम कोर्ट विल गिव इन व्हाट फेवर द जजमेंट अबाउट, बट वी विल ट्राई एंड सी द एंटायर इशू। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कल रात सब मीडिया पे छाए हुए थे। सब लोगों ने अपनी भड़ास निकाली पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। एग्जैक्टली मुद्दा क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने मक्की को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जर्मनी और वियतनाम से अपडेट, चाइना का पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड COP28 प्रेसिडेंट के प्रॉब्लम्स। क्विकली एक एक करके बात कर लेते हैं। भैया, भारत में नए इलेक्ट्रिसिटी के रूल आए हैं दिसंबर 2022 में, ठीक है। गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नए इलेक्ट्रिसिटी रूल लगाए हैं। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है वो किसके लिए होते हैं? दे आर मेंट फॉर डिस्कॉम्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कॉम? डिस्कॉम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज एनर्जी का बिजनेस बड़ा मजेदार है, स्पेशली उसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़ा मजेदार है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही प्रोड्यूस होती है उसी समय पे उसका कंजम्पशन होना चाहिए। उसका स्टोरेज बहुत चलता नहीं है, लंबे समय तक नहीं कर पाते ना। छोटे छोटे पॉकेट में आपके फ़ोन के अंदर थोड़ा बहुत स्टोरिंग कर सकते हैं, आजकल गाड़ियों में स्टोर कर सकते हैं, बट बहुत लंबा उसका यूज़ नहीं हो सकता है। एंड देयरफॉर जैसे ही वो प्रोड्यूस होती है ऐसे ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन और यूसेज हो जाना चाहिए, ये सुनो। तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा, आप जहाँ पे भी रहते होंगे वहाँ पे देयर इज ओनली वन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। We don't have an opportunity to try different distribution companies, ठीक है। It's a monopoly. अब उस monopoly के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is trying to give lot of power in the hand of distribution companies. क्या पावर मिलेगा? चलिए समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पावर ये मिलने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, दैट इज रूल नंबर 14 दैट रिक्वायर्स स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन टू स्पेसिफाई price adjustment formula for automatically passing on cost through consumer tariff on the monthly basis. भाई साहब, हुआ क्या? ये समझते दोस्तों। there are distribution companies and then there are regulators. Regulators state wise होते हैं, ये सुनो। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके पास अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई, ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई, वो कॉस्ट किससे वसूलेंगे? कंज्यूमर से। हमें बताए बगैर हमारे अगेंस्ट से जो मंथली बिल आएगा उसमें वो लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये नया पावर इज गिवन इन द हैंड ऑफ स्टेट कमीशन, स्टेट रेगुलेटरी कमीशन, एंड इनडायरेक्टली दिस पावर इज गिवन टू दिस डिस्कॉम्स, एंड दैट्स वेयर देयर आर फ्यू players, there are few political parties who are opposing it. In fact, not just political party, there are people who are opposing this. क्यों अपोज करेंगे? ये हो जाएगा सिनारियो लाइक पेट्रोल एंड डीजल का मार्केट प्राइस. द पीपल हु आर बिलीवर ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, दे विल से
Why not? Consumer should be burdened such kind of cost. ठीक है, why should Discom bear those kind of cost? ठीक है, after all they are the companies, they should give the whatever the cost they are getting, they should pass it on to the consumer. That argument is right, but the problem is the consumers are not really aware about it, they are not being informed, and thereby they are being charged. That's where the problem is. I hope it is very clear. चलिए, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, चलिए, ये एक मजेदार सा मुद्दा हमने समझा. कमिंग टू हमारा करंट अफेयर अपडेट नंबर 2, विच इज लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू seeks government nominee in the court collegium and he writes 4-page write-up to our CJI. हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी के सामने उन्होंने 4 पन्नों का एक राइटअप भेजा. उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट के नॉमिनी होने चाहिए. दोस्तों, NJAC करके एक सिनारियो चालू हुआ था, ठीक है, और उसको एक थोड़ा वापस बैकग्राउंड में समझ लेते हैं. जैसे ही नई गवर्नमेंट आई 2014 में, मोदी गवर्नमेंट आई थी, उस मोदी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि कैसे भी करके हम इस सिस्टम को, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के सिस्टम को हम सुधारें. कैसे सुधार सकते हैं? चलिए पहले समझते हैं कि अपॉइंटमेंट की सिस्टम क्या थी. अपॉइंटमेंट की सिस्टम है कॉलेजियम के द्वारा. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस का एक कॉलेजियम बनता है एंड देन दे रिकमेंड द नेम ऑफ सर्टेन पीपल एज अ जज टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और उन रिकमेंडेशन को कैबिनेट को अप्रूव करना है. वो उनकी मर्जी, वो अप्रूव करे ना करे, ठीक है, ना भी करे तो वापस कॉलेजियम अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देगा, ठीक है. और एक तरीके से कॉलेजियम जिन लोगों को अप्रूवल देगा उन्हीं लोगों को कैबिनेट अपॉइंट कर पाएगा. जजेस का अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. हाउएवर, हमें यह पता है कि जुडिशियल सिस्टम हैज टू बी इंडिपेंडेंट. अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो बड़ा दिक्कत होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर पॉलिटिकल सिस्टम का कंट्रोल होगा, फॉर एग्जांपल द कंट्रोल बाय एग्जीक्यूटिव और कंट्रोल बाय लेजिस्लेचर इज नॉट एक्सपेक्टेड, बिकॉज कल उठ के अगर उनके पास कोई केसेस आएंगे एग्जीक्यूटिव के या लेजिस्लेचर के तो बड़े दिक्कत हो जाएंगे ना. दे विल बिकम लिटिल बिट बायस्ड अबाउट इट. तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए उनके अपॉइंटमेंट के अंदर उनकी जो ऑफिशियल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अंदर इंडिपेंडेंस होना चाहिए, और उनके फायर के दौरान, मतलब उनको निकालने के दौरान, उनको नौकरी से निकालने के लिए भी एक तरीके का इंडिपेंडेंस होना चाहिए पूरी जुडिशरी सिस्टम का. और ये इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं. उनका आरोप है कि कॉलेजियम सिस्टम बहुत ज्यादा ओपेक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और ये नेपोटिज्म से भरी हुई सिस्टम है, और इसकी वजह से जजेस का अपॉइंटमेंट सही तरीके से नहीं होता है. यह उनका आरोप है. NJAC लेकर आए गए 2014 में बाय 99th अमेंडमेंट के द्वारा, और उसके बाद उसके ऊपर बड़े बड़े केसेस हुए एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दिया. NJAC के अंदर टोटल 6 लोगों की कमीशन बनाया गया था. उसमें से 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस थे, एंड देन देयर इज 1 लॉ मिनिस्टर, एंड देन देयर आर 2 पीपल टू बी अपॉइंटेड थ्रू अनदर कमिटी, ठीक है, पर दे आर बेसिकली coming from executive. So in a way executive had a role to play in terms of appointing the judges. Now law minister is bringing up the same issue. He says there has to be government nominee in the court collegium. Why should we have executive's role in the judiciary process? I am नॉट ऑफ दैट ओपिनियन कि ये एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल होना नहीं चाहिए, क्लियर कट रोल होना ही नहीं चाहिए. अब ये डिबेट चालू करिए, इस डिबेट को हम देखते रहेंगे आगे क्या होगा. क्लैट 2024 प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आइए प्रो टैलेंट ज्वाइन करिए. प्रो टैलेंट की साइट पे courses.protalentdigital.com के ऊपर काफ़ी तगड़ा कोर्स अवेलेबल है. प्लीज़ इसको एक्सेस करिए, देखिए, आपको बड़ा फायदा होगा. courses.protalentdigital.com, वहाँ से आपको ये कोर्स मिलेगा. ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. रिपब्लिक डे परेड के दौरान भारत की तरफ से इजिप्ट के प्रेसिडेंट
विल बी इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये पहले है ना आर्मी के चीफ रह चुके हैं, ठीक है। और ये भाई साहब अब इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान इनको इनवाइट किया गया। दोस्तों इजिप्ट के साथ भारत का बड़ा महत्वपूर्ण रिलेशनशिप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इजिप्ट से पास होने वाली सुएज कैनाल है ना, और वो सुएज कैनाल इंडिया के बिजनेस के लिए, इंडिया के ट्रेड के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसकी सिक्योरिटी के लिए इंडिया को इजिप्ट के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों 2011 में जब अरब देशों में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने की मुहिम चालू हुई, और ये मुहिम चालू हुई टूनिशिया से, ठीक है, और उस मुहिम को नाम दिया गया अरब स्प्रिंग, क्योंकि अरब देशों में जितने भी जो भी डिक्टेटर वाली दुनिया थी उसको हटाकर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने की बात हुई। तो टूनिशिया से कहानी चालू हुई, इट वेंट टू लीबिया, इट वेंट टू इजिप्ट, जॉर्डन, ठीक है, सीरिया, ये सब जगह पे ये बातें फैलने लगी। इजिप्ट के होस्नी मुबारक, क्या नाम था उसका, होस्नी मुबारक को हटाकर एक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई, जो बहुत अनसक्सेसफुल रही। आज की तारीख में भी इजिप्ट में बड़े बड़े प्रॉब्लम है, ठीक है, इस गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए। हावेवर अब्देल फतेह अल सीसी कोई ना कोई तरीके से सत्ता पे बैठे हुए हैं। डेमोक्रेसी तो एस्टैब्लिश हो नहीं पाई, टूनिशिया में हो पाई, लीबिया में जो एक से मुअम्मर गद्दाफी थे उनको निकाल दिया, ठीक है, उनको तो मार भी डाला, ठीक है। सीरिया के अंदर जो लड़ाइयाँ हुई, अभी भी वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, ठीक है, अभी भी वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है। एक से बशर अल एक से असद नाम के जो भाई साहब है ना, उनको निकालने की कोशिश पर वो नहीं कर पाए, ठीक है। सो एक तरीके से ये पूरी कहानी अरब स्प्रिंग की डेवलप तो हुई, कुछ जगह पे अच्छे रिजल्ट, कुछ जगह पे बुरे रिजल्ट और दिक्कतें हुई। वी आर इनवाइटिंग Egypt president Abdel Fattah al-Sisi as a chief guest. It is telling a very clear information to the world that look, we are considering trade as our important factor. और इसकी वजह से we are looking at, again say Suez Canal is a very important part. Marital rape का पिटीशन जो चालू होने वाला है ना सुप्रीम कोर्ट में, वो मार्च 21 से सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगी। चीफ जस्टिस ने कहा यूनियन गवर्नमेंट हैज टू फाइल एन एफिडेविट ऑन और बिफोर February 15। हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब सेज केस हैज नॉट ओनली लीगल रेमिफिकेशन बट हैज अ वाइड स्प्रेड सोशल इम्पैक्ट। सो एक तरीके से ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है, ठीक है। सो कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसके बारे में कमेंट दिया था, अ मैन इज अ मैन, एन एक्ट is an act, rape is a rape, and be it performed by a man or it is performed by husband on a woman or a wife, it is rape. That is a very crucial मुद्दा, हम उसको समझेंगे, not just legal aspect but है ना वाइड स्प्रेड सोशल इम्पैक्ट हम देखने की कोशिश करेंगे। इस बात को हम समझेंगे इन फ्यूचर। हम बस यह मैं आपको बता रहे कि ऐसा केस आ रहा है, आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर putting a very serious issue and very important debatable point that we need to have serious and sincere talk with India. 3 वॉर में पाकिस्तान ने समझा है प्रॉब्लम क्या हुआ। लड़ाइयाँ सिर्फ माइजरी पॉवर्टी लेकर आती है और हमें शांति रखनी चाहिए, ऐसा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। काफ़ी शरीफ बातें तो कर रही है, ठीक है। ये बोलते हैं कि वी वांट टू एलिविएट पॉवर्टी, अचीव प्रॉस्पेरिटी, प्रोवाइड education and health facility and employment to our people and not waste our resources on the bombs and ammunition. That is a message I want to give to Prime Minister Modi, ऐसा शरीफ साहब बोलते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में फ्यूअल शॉर्टेज एंड फ्लावर की शॉर्टेज है, आटा मिल नहीं रहा है, रोटी के भाव बढ़ गए, 80 to 90 रुपीज़ की रोटियों के भाव बढ़ गए। वहाँ रोटी मार्केट में लेने जानी पड़ती है, घर पे कोई बनाता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे रोटियों के भाव बढ़ना इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। ये इंटरव्यू दे रहे थे दुबई बेस्ड अल अरेबिया टीवी को, और उसके दौरान उन्होंने कहा उसके बाद
पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से सीरीज ऑफ ट्वीट के द्वारा यह मैसेज आया कि हम टॉक के लिए तैयार तो है, पर तभी हम तैयार है जब इंडिया 2019 में लगाया आर्टिकल नंबर 370 जो हटा दिया था, ठीक है, उसको वापस लगाए, कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे, तभी हम कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, उसके पहले नहीं है। विच मीन्स एक तरफ बोला कि यारी दोस्ती के लिए करने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ बोला कि ना, पहले आप कश्मीर पे क्लैरिटी लगाइए। तो एक तरीके से ये एक बड़ा डिबेटेबल मुद्दा बन के रह जाता है। ये हर बार का खेल है, ये एक बार का खेल नहीं है, हर बार का खेल है। पाकिस्तान की बातों को समझना कैसा, पाकिस्तान को समझने के लिए हमें पाकिस्तान के आर्मी क्या बोलती है वो समझना भी जरूरी है। The last message we got, a very good message coming from Pakistan Army, was a previous general कमार बाजवा। उन्होंने कहा था कि भैया इंडिया को पाकिस्तान के साथ ट्रेड एक्टिविटी करनी चाहिए और ट्रेड पूरा खोल देना चाहिए, ये उन्होंने कहा था, विच वॉज अ पॉजिटिव थिंग। ठीक है, अब जो मुनीर साहब आए, जनरल मुनीर जो नए आर्मी के चीफ है, उन्होंने आर्मी पे सत्ता पे आने के बाद 2022 में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पे अटैक हुआ, हम पाकिस्तान का 1 इंच नहीं देंगे, LOC से 1 भी इंच नहीं देंगे, ये उन्होंने बोला। मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव मुद्दा तो आर्मी ने बोला नहीं है। अगर पाकिस्तान के PM साहब कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, उसको हम फेस वैल्यू पे ले, क्या हम उसको सही माने या ना माने? ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना नहीं जाना चाहिए जब तक यू से आर्मी कुछ बोले नहीं। ठीक है, जब तक आर्मी कुछ पॉजिटिव बोले नहीं तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर शरीफ के स्टेटमेंट का कोई वजूद नहीं है, ऐसा माना जाना चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसी बीच इंडिया के लिए बहुत अच्छा न्यूज आया। इंडिया ने बहुत कोशिश करी थी, जून 2022 से हम कोशिश कर रहे थे दैट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमिटी है ISIL एंड अल कायदा सैंक्शंस कमिटी। दोस्तों, ये ISIL क्या है? ISIL जिसको आप पॉपुलरली ISIS बोल सकते हो या IS बोलते हो। व्हाट इज IS? इस्लामिक स्टेट। व्हाट इज ISIS? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है, सो व्हाट इज दिस ISIL देन? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लवांत। लवांत is a region in Syria, so that is the original name. And now they say it is ISIS and many of them are saying it is only IS. ठीक है, तो ये जो एक कमिटी बनाई गई है अल कायदा की, ISIL and Al Qaeda Sanctions Committee of United Nations Security Council, it has placed Abdul Rahman Makki, who is a fundraiser and key planner for Lashkar-e-Taiba. He is a deputy chief of Lashkar-e-Taiba. पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ही वॉज हेड ऑफ लश्कर-ए-तैयबा का फॉरेन रिलेशन एंड ही इज ऑल्सो ब्रदर इन लॉ ऑफ लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज मोहम्मद सईद। ठीक है, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है भैया। ठीक है, अब इनकी वजह से होगा क्या? इनका जो फंड रेजिंग एक्टिविटी है वो पूरा रुक जाएगा, इनके ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया जाएगा, उनके जितने भी एसेट्स है वो फ्रीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, और इनके साथ कोई भी डील होगी नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से टेररिस्ट एक्टिविटी फ्रॉम अब्दुल रहमान मक्की को बड़ा धक्का लगेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। बीजिंग इसको रोक के रखा था, टेक्निकल होल्ड लगा के रखा था जून 2022 से। अब फाइनली उन्होंने होल्ड हटा दिया। इंडिया की ये जीत मानी जा सकती है और इंडिया की जीत को इसको एक अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। इंडिया के जब 2 साल का टेन्योर था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दौरान, ठीक है, हमने ऐसे 5 नाम दिए थे, ठीक है, टू दिस सैंक्शन कमिटी, जिसमें सबसे पहला था ये अब्दुल रहमान मक्की, दूसरा था अब्दुल रौफ असगर, जैसे मोहम्मद के थे ये भाई साहब, तीसरा नाम था साजिद मीर, चौथा नाम था शाहिद मोहम्मद और लेकिन से 5वां नाम था तालहा सईद। ये सब लश्कर-ए-तैयबा के थे, एकमात्र आदमी जैसे मोहम्मद के थे। ठीक है, तो अब इनका नाम ब्लैक लिस्ट में आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कमिंग टू
बर्लिन में ग्रेटा थनबर्ग पहुंच गई और वहां पे जर्मनी में एक कोल माइन का एक्सपांशन हो रहा था। ओपन कोल पीट में जाकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इसको एक्सपांड नहीं करना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। तो बाद में जर्मन पुलिस ने उसको ऐसे पकड़ लिया, ऐसे उठा के लेके भाग गए। ठीक है, वियतनाम के प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा, लेकिन से नुगियन जुआंगफुक नाम है उनका, उनको रिजाइन करना पड़ा बिकॉज उनके ऊपर करप्शन के बड़े बड़े चार्जेस है। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम केम फ्रॉम चाइना। चाइना का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, यह पहली बार हो रहा है पिछले 60 सालों में। डिक्लाइन का मतलब कैसे पता चले कि भैया 2022 में जो पॉपुलेशन पैदा हुआ चाइना में वो था 9.56 मिलियन। कितना पॉपुलेशन हुआ? 9 दिस इज यू कैन से न्यू बर्थ। और नंबर ऑफ डेथ कितने हुए? नंबर ऑफ डेथ्स आर 10.41 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन में इतना डिक्रीज हुआ, दैट्स अ क्लियर नंबर। दोस्तों, चाइना वर्ल्ड में पॉपुलेशन में सबसे आगे है। ठीक है, जब 8 बिलियन पॉपुलेशन हुआ है ना वर्ल्ड में, तब चाइना बिल्कुल आगे बढ़ रहा था। अब चाइना को इंडिया एक से ओवरकम कर देगा, चाइना उसको मतलब इंडिया चाइना को ओवरकम कर देगा इस बात पे, इसी साल में होने वाला है ऐसा। दोस्तों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मुद्दा समझना चाहिए कि कोई भी कंट्री में जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसको रिप्लेस करने के लिए ये जितने भी लोग पैदा हुए सभी के सभी लोग अगर खत्म हो जाए और वापस कितने लोग पैदा होने चाहिए ताकि ये जितने लोग मर गए उतना पूरा रिप्लेसमेंट हो जाए। जैसे ये 10.41 मिलियन लोग हैं, इतने लोग मर गए, ठीक है, उसके सामने कितने लोगों का पैदा होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए ना, 10.41, ताकि रिप्लेसमेंट आए। ठीक है, वो रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं इसको। ये होना चाहिए आइडियली, है ना, ये आइडियली होना चाहिए 2.1। एक एवरेज फैमिली को 2.1 बच्चे पैदा करने चाहिए। ठीक है, अब चाइना का टोटल फर्टिलिटी रेट है, चाइना का टोटल फर्टिलिटी रेट है, यू कैन से समराउंड टोटल फर्टिलिटी रेट है समराउंड 1.5 के आजू बाजू। इंडिया का 2.1 से कम है ना, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, चाइना का 1.5 है विच इज क्वाइट लेस, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है। पॉपुलेशन श्रिंक होने के लिए चाइना ने बहुत लड़ाइयां लड़ी, जो बाद में पता चला कि गलत हुआ। 1975 में डंग सियाओपिंग साहब अपनी एक पॉलिसी लेकर आए, वन चाइल्ड पॉलिसी, फोर्सफुली लगाई गई। ठीक है, और धीरे धीरे चाइना का पॉपुलेशन वैसे तो कम होने लगा। आज की तारीख में चाइना का पॉपुलेशन कम होने का कारण है सोशल फैक्टर। वहां के लोग चाहते ही नहीं है कि चाइना का पॉपुलेशन मतलब वो अपने बच्चे पैदा करे। या तो उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है, उनका एजुकेशन महंगा हो गया है और इसकी वजह से लोग नहीं चाहते, या तो वो लोग ऐसे ही अपना फ्रीडम बनाना चाहते हैं और बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। इंडिया के अंदर क्या ऐसा होगा? यस, इंडिया में जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है, विच इज रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, वैसे देखा जाए तो भारत का 2 है, तो भारत का भी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, पर वो बहुत तेजी से नहीं होगा। वी हैव अ टाइम पीरियड टिल 2040s 50s तक का टाइम पीरियड है हमारे पास। तब तक हमारा जो पॉपुलेशन है वो ग्रोइंग स्टेज पे होगा। पॉपुलेशन ग्रोइंग स्टेज पे होना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया फॉर एन इकोनॉमी, और इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, और ये क्योंकि पॉपुलेशन होगा ना, पॉपुलेशन कंज्यूम करेगा, पॉपुलेशन कंज्यूम करेगा तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। दैट इज व्हाट बेसिकली द आइडिया। समझ में आया? बढ़िया। तो दोस्तों, भारत के लिए ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको एंजॉय करने के लिए हमारे पास यही टाइम है। दोस्तों, भारत का जो एवरेज पॉपुलेशन है ना, वो पॉपुलेशन का एवरेज एज है करीबन 28 ईयर्स, विच मीन्स अगले करीबन 30 साल तक ये लोग काम करने वाले हैं, यंग लोग होने वाले हैं और ये बूढ़े नहीं होने वाले हैं बहुत जल्दी। और अगले 30 सालों तक भारत के लिए अच्छा काम होगा। अगले 20-30 सालों में तो इंडिया ग्रो करेगा, बड़े लेवल पे ग्रो करेगा। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज हमें मिलेगा, पर उसके बाद दिक्कतें बढ़ेगी और इसीलिए ये पॉपुलेशन का ग्रोथ हमें चाहिए। ठीक है,
चाइना को ये अभी दिक्कत हो रही है। ये सुनो, जापान का तो दिक्कत हमने देखा ना, बड़ी दिक्कतें हो रही थी जापान में, तो बड़ी परेशानी। COP28 है ना, इस साल प्रेसिडेंट होगा उसका यूएई में मनाने जाने वाला है COP28 ऑफ UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको पता होगा COP27 जो हुआ था वो इजिप्ट में हुआ था। आपको पता होगा COP26 जो हुआ था वो स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है ना। सो दिस हैज हैपेंड एट स्कॉटलैंड, ठीक है। तो जो भी कंट्री के में होने वाला ये COP, वहां से कोई प्रेसिडेंट घोषित करे जाते हैं, और प्रेसिडेंट का काम है कि पूरी यूएई की कॉन्फ्रेंस को सही, पूरी UNFCCC की कॉन्फ्रेंस को सही तरीके से मैनेज करना, ठीक है। तो अभी यूएई के जो नए से जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनका नाम है सुल्तान अल जब्बर। ही इज एन इंडस्ट्री मिनिस्टर, ही इज द चीफ ऑफ लार्ज ऑयल कंपनी ऑफ यूएई, और इसीलिए एनवायरमेंट क्लाइमेट एक्टिविस्ट आर अपोजिंग इट। दे आर सेइंग कि ये गलत बात है, इनको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए, ऐसा उनका डिमांड है। अब हम देखेंगे है ना किस तरीके से ये बातें आगे बढ़ रही है, ठीक है। पर अल जब्बर साहब होने नहीं चाहिए, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट का कहना है। प्रेसिडेंट साहब करते क्या है? COP के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके हाथ में क्या पावर रहता है? ये बड़े बड़े एक्टिविटी कर पाते हैं, है ना। पूरी कॉन्फ्रेंस उनके कंट्रोल में रहती है, किस तरीके के मुद्दे उठाना, किस तरीके की बातों को आगे बढ़ाना, ये उनके हाथ में पावर रहता है, और इसकी वजह से ये बड़े महत्वपूर्ण रोल में रहते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए बढ़िया दोस्तों, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क में होगा। नेपाल में टू मैनी एयर क्रैशेस क्यों होते हैं, तो बड़ा मजेदार डेटा यहाँ पे बताए, कारण बताए हैं आपको। आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक में नए तरीके के जो डेटा आते हैं वो समझने के लिए आपको ये मदद करेगा, ठीक है। डिओपॉली कंसर्न्स लूम लार्ज इन द टेलीकॉम सेक्टर, है ना। सिर्फ 2 ही कंपनियां अब पावरफुल बन रही है, ठीक है। सो इसलिए ये डिओपॉली के बारे में बात हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दोस्तों आइए ज्वाइन करिए हमारे नई बैच को। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? courses.protalentdigital.com से, ठीक है। आइए और उसको ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, और हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो बिल्कुल उसको लीजिएगा, आपको फायदा जरूर करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।